Hello बच्चों, good morning to all of you. Today I will discuss the paper of botany which has been held on 30th March, and the topic includes cell, the unit of life, and second chapter is cell cycle and cell division. तो बच्चों आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं. Match the column first with column second and select the correct option. तो इसमें बेटा दिया है ए में रॉबर्ट हुक. तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल डिस्कवर किया था. कहां से? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क की जो लकड़ी होती है, आबनूस की लकड़ी कहते हैं, उससे उसकी थिन स्लाइसेस काट करके उसमें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा था. दूसरा क्या है? रॉबर्ट ब्राउन. सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. रोडोल्फ विर्चो ने बताया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला. और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक यानी ए का 4 हो जाएगा. रॉबर्ट ब्राउन ए का थर्ड बी का थर्ड हो जाएगा. और रोडोल्फ विर्चो ओमनिस सेलुला ई सेलुला सी का फर्स्ट हो जाएगा. और डी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, तो डी का क्या हो जाएगा? सेकंड. तो फाइनली आपका आंसर क्या होगा? ए. ठीक है, 91 का आपका आंसर हो जाएगा ए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इसको बेटा ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है या नॉट इनकरेक्ट पूछा है. जो भी ऑप्शन में दिया उसको ध्यान रखना है. तो आपसे क्या पूछा है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक, पहला है द प्लांट सेल हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री. ठीक, हम सभी लोग जानते हैं कि प्लांट सेल की सबसे बाहर की जो बाउंड्री होती है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं. पादप कोशिका की बाहरी सीमा के रूप में विशिष्ट कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है. तो पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हो गया. एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. मतलब एक कोशिका की पूर्ण संरचना से कुछ भी कम स्वतंत्र जीवन सुनिश्चित नहीं करता है. ठीक, तो ये भी बात सही है. अगर कोशिका से कुछ कम होगा तो वो स्वतंत्र जीवन सुनिश्चित नहीं करता है. थर्ड वन, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी जीवधारियों की कोशिका जो है मौलिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है. मतलब जो बॉडी हमारी काम करती है, जो हमारी सेल काम करती है, वही काम बॉडी करती है. ठीक, तो वो फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक यूनिट है. ठीक है, तो ये भी बात हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है. नेक्स्ट है थियोडोर स्वान, ए जर्मन बॉटनिस्ट, स्टडीड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल. तो देखो बेटा, थियोडोर स्वान तो ठीक है, ये जर्मन बॉटनिस्ट ये गलत है. ये बेटा क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया. दूसरी बात, इन्होंने एनिमल पे काम किया था थियोडोर स्वान ने. हालांकि एनिमल पे काम करने के बाद प्लांट में भी इन्होंने काम किया था. तो डिफरेंशिएट द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. ठीक, तो जर्मन बॉटनिस्ट थे. जर्मन बॉटनिस्ट जो बताया गया है ये वाला बात गलत है. ये जर्मन बॉटनिस्ट नहीं थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. और इन्होंने एनिमल में काम किया था, साथ में प्लांट में भी काम किया था, केवल प्लांट में काम नहीं किया था. इसलिए आपका जो रॉन्ग आंसर होगा डी. ठीक, और पूछा क्या है? कौन सा कथन गलत है? तो 92 का आपका आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ठीक, तो देखो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कॉन्टिन्यूएशन में है. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कॉन्टिन्यूएशन में है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम प्रेजेंट है. राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन सिंथेसिस होती है. ये प्रोटीन इसके ल्यूमेन से हो करके वेसिकल बनाती है. These vesicle fuses with the cis phase of
गॉल्जी बॉडी, ठीक है। गॉल्जी बॉडी के सिस फेज से फ्यूज हो जाती हैं और इसके ल्यूमेन में इनका मॉडिफिकेशन होता है, मतलब पैकेजिंग होती है और ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ठीक। इसके बाद में फाइनली एक ट्रांसफेज है और ट्रांसफेज से मैच्योर वेसिकल बाहर निकलती हैं, ठीक, ट्रांसफेज। और इसमें क्या होता है, सिग्नल पेप्टाइड लगा होता है। सिग्नल पेप्टाइड एक 5 से 7 एमिनो एसिड का एक प्रोटीन का छोटा सा पॉलीपेप्टाइड का टुकड़ा होता है। ये जो बताता है एक एड्रेस, मान लो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है, क्लोरोप्लास्ट के पास जाना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाना है, तो ये वेसिकल वहां पर जाके पहुंच जाएगी और प्रोटीन पहुंच जाएगी वहां पे, या यही सेक्रेटरी वेसिकल लाइसोसोम बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी और लाइसोसोम, ये तीनों क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी और लाइसोसोम, ये तीनों पार्ट है किसका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। लेकिन पैराक्सीसोम आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल that involves a major reorganization of virtually all components of the cell। तो देखो बेटा, जब सेल साइकिल चलती है तो उसमें दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज को डिवाइड किया गया G1S G2 में, ठीक। तो वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एटीपी बनती है, नए सेल ऑर्गेनेल बनते हैं। लेकिन जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो माइटोटिक फेज में होता है, एम फेज में। वहां पे माइटोटिक फेज को दो चरणों में बांटा गया है, किसमें किसमें, कैरियोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या होगा, एम फेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वी कैन से दैट ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हो जाएंगे इंक्लूडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद में क्या होगा, जो जितने भी सेल ऑर्गन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। इसके बाद में फिर जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, किसको, कैरियोकाइनेसिस के। तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल डिसअपीयर होंगे, क्रोमोसोम कंडेंस होंगे। इसके बाद में क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे आएंगे, मेटाफेज में फिर एनाफेज में क्रोमोसोम खिंच करके दो अपोजिट पोल में जाएंगे और टीलोफेज में 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस से पहले सेल ऑर्गेनेल अपीयर होंगे, रीअपीयर जिसको कहते हैं, हो जाते हैं, और फिर फाइनली 2 सेल बन जाती हैं, ठीक। तो वहां पर क्या है, बृहत पुनर्गठन हो रहा है। पुनर्गठन का मतलब एक बार सेल ऑर्गेनेल्स टूटते हैं और दोबारा फिर बनते हैं, ठीक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, 94 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ऑर्गेनेल लैकिंग डीएनए बट कैपेबल ऑफ डुप्लीकेशन, मतलब वो सेल ऑर्गेनेल जिसमें डीएनए नहीं है लेकिन तब भी डुप्लीकेट करता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, डुप्लीकेट करता है, न्यूक्लियस में तो डीएनए होता ही है, ठीक। राइबोसोम में आरएनए होता है, लेकिन सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनेल है ना जिसमें डीएनए है ना आरएनए है, तब भी क्या करता है, डुप्लीकेट करता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेंट्रियोल एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो डुप्लीकेट करता है, किसमें डुप्लीकेट करता है, एस फेज ऑफ सेल साइकिल, सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, लेकिन किसमें, एनिमल सेल में, ठीक है। तो आपका आंसर सेंट्रियोल हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस द सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट unless they are called on to do so depending upon the requirement of organism। किस अवस्था में कोशिका, निम्नलिखित में से किस अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है लेकिन विभाजन नहीं करती है, जब तक इसका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। तो बेटा देखो, जीवन में क्या है, सर्टेन सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, एटीपी बनती है, आरएनए बनता है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनती हैं। इसके अलावा एनिमल सेल में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा।
G2 फेज में क्या है, ऑर्गेनेल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है और ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। लेकिन G0 ऐसी फेज है, इसमें क्या होता है, सेल साइकिल से बाहर हो जाती है, सेल साइकिल से एग्जिट हो जाती है सेल, और एक इनएक्टिव अवस्था में आ जाती है। इनएक्टिव फॉर व्हाट, सेल साइकिल, मतलब इसमें सेल साइकिल नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म होती रहेगी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, G0 फेज। G0 फेज में सेल क्या हो जाती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, बट डू नॉट डिवाइड अनलेस टू डू सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ मीजोसोम। मीजोसोम के रिस्पेक्ट में आपको गलत कथन का चयन करना है, इनकरेक्ट। इस चीज को बहुत ध्यान देना है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, नॉट इनकरेक्ट है। मीजोसोम के कार्य के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, सही है। मीजोसोम क्या है, ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है, बैक्टीरिया में, मोनेरंस में पाया जाता है। तो क्या करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सही है। रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। जो काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है यूकैरियोटिक सेल में, वही काम मीजोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में करते हैं, ठीक। दे कंटेन देयर ओन डीएनए, इनका अपना खुद का डीएनए होता नहीं, ये खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने होते हैं, इनका खुद का डीएनए नहीं होता है। एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी नहीं होते हैं। तो ये आपका आंसर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमें बताना क्या है, गलत कथन। तो क्या हो जाएगा, दे कंटेन देयर ओन डीएनए, मीजोसोम में अपना खुद का डीएनए नहीं होता है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी नहीं होते हैं। दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। और जब बाइनरी फिजन के दौरान सेल डिवाइड होती है तो एक डीएनए से दो डीएनए बना करके उसको दो डॉटर सेल में ले जाने में सहायता करते हैं, ठीक। तो ये भी सही है। गलत क्या है, सी वाला, और हमें गलत ही बताना है। तो 97 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, मिडिल लैमेला प्रेजेंट बिटवीन नेबरिंग प्लांट सेल्स इज चीफली मेड अप ऑफ। मिडिल लैमेला जो होती है, मध्य पटलिका जिसको कहते हैं, कोशिकाओं के बीच मौजूद मध्य पटलिका मुख्य रूप से किससे बनी होती है। इसका केमिकल कंपोजिशन बताना है। सोडियम पेक्टेट की नहीं बनी होती है, मैग्नीशियम फॉस्फेट की नहीं बनी होती है, ये बेटा मेनली कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, कुछ मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट, बेटा हम जानते हैं प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब स्टेजेस में बांटा गया है। प्रोफेज फर्स्ट को नंबर 1 लेप्टोटीन, नंबर 2 जाइगोटीन, नंबर 3 पैकिटीन, नंबर 4 डिप्लोटीन और नंबर 5 डायाकाइनेसिस। ठीक है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मोटा होने लगता है, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगते हैं। जाइगोटीज में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम बेटा किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जब जाइगोट बनता है तो एक आधे क्रोमोसोम मैटरनल होते हैं, आधे पैटर्नल होते हैं। तो मम्मी का एक क्रोमोसोम, पापा का एक क्रोमोसोम, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, समजात गुणसूत्र, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होती है जाइगोटीन में। और जब इनकी पेयरिंग हो जाती, पेयरिंग कैसे पता लगेगा, ये बेटा एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर जिसको सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं उससे बंध जाते हैं, ठीक। तो जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हो गया। और जब ये पेयरिंग होती है, इस पेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज सिनेप्सिस। जाइगोटीन में क्या हो जाएगा, सिनेप्सिस हो जाएगी और ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से क्रोमोसोम बंध जाएंगे। कौन से क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। पैकिटीन में बेटा क्या होता है,
इसमें एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, मतलब एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड बने, उनको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे, तो दोनों के इन दो क्रोमोसोम की दो दो सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगी, तो इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। लेकिन इसकी एक क्रोमेटिड और इसकी एक क्रोमेटिड, इन दोनों को क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होगा पैकेटीन में? एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक, थोड़ा डीएनए का टुकड़ा एक क्रोमोसोम के क्रोमेटिड से दूसरे क्रोमेटिड में जुड़ जाएगा, दूसरे का थोड़ा टुकड़ा पहले वाले में जुड़ जाएगा। एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल पैकेटीन में होगा। डिप्लोटीन में क्या होगा? क्रोमेटिन मटेरियल का जब एक्सचेंज हो जाएगा, काम खत्म हो गया, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटने लगेगा। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हर जगह से टूट जाता है डिप्लोटीन में, केवल जहां क्रॉसिंग ओवर होती है एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। और डायाकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन, मतलब इस तरह से जो क्रोमोसोम एक्स शेप में थे, एक्स शेप में ऐसे, ठीक, ये एक्स शेप में धीरे धीरे ये खिसक के अलग हो जाते हैं। ठीक, तो अब यही पूरी बातों को हमें ध्यान में रखना है इसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या है? सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, अपीयरेंस ऑफ चियाज़मेटा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, बिगिनिंग ऑफ क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इसमें बेटा सबसे पहले क्या होगा? नंबर 1 पे क्या होगा? क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन, दैट इज जो क्रोमेटिन मटेरियल है, धागेनुमा स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा? क्रोमोसोम के रूप में कंडेंस होगा। नंबर 1 पे क्या है? बिगिनिंग ऑफ क्रोमेटिन कॉम्पैक्शन व्हिच अकर्स इन द लेप्टोटीन स्टेज। सेकंड है जब पेयरिंग हो जाएगी जाइगोटीन, मैंने क्या कहा था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगी, और इस पेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेप्सिस। तो नंबर 2 पे ये होगा, सिनेप्सिस हो जाएगी। नंबर 3 पे क्या हमने कहा था? पैकेटीन में, पैकेटीन में नंबर 3 पे, हाँ पैकेटीन, इसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ई हो जाएगा आपका नंबर 3। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होने के बाद डिप्लोटीन में क्या होगा? चियाज़मेटा बनेंगे, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये नंबर 4 हो जाएगा आपका, बी। बी क्या हो जाएगा? नंबर 4। एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ये सारा काम हो जाएगा तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नंबर 5। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले डी, फिर ए, डी ए, नंबर 3 पे ई, नंबर 4 पे बी, और नंबर 5 पे सी। आपका डी ए ई सी बी, ये गलत हो जाएगा। पहले बी आएगा, फिर सबसे लास्ट में सी आएगा, सी आएगा, ये हो जाएगा बी आंसर, डी ए ई बी सी। ठीक है। नेक्स्ट, assertion the quasi fluid nature of lipids enables lateral movement of proteins within the overall bilayer। जो quasi fluid nature है लिपिड का, ये लिपिड का quasi fluid nature, इन्होंने कहा quasi fluid nature of lipid अर्धतरलीय प्रकृति, अर्धतरलीय मतलब सेमी फ्लूइड, इनेबल्स लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। मतलब प्रोटीन बेटा एक यहाँ पे है, मान लो ये प्रोटीन, इसके क्वासी फ्लूइड नेचर के कारण ये मूव करके लैटरल मूवमेंट ऐसे मूव करके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, ये प्रोटीन। अब इन्होंने कहा है, ये पहली बात क्या है? सही है। द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स रिजिडिटी। दिस इज रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा? गलत। इसको रिजिडिटी नहीं, इसको फ्लूइडिटी कहते हैं, तरलता कहते हैं। तो assertion is correct, reason is false। assertion is true but reason is false। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड, सही है। क्या लिखा इधर? अवर्णीय लवक रंगहीन होते हैं, इनमें कोई रंग नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट आर फॉर्म्ड आइदर फ्रॉम ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। वर्णीय लवक या तो अवर्णीय लवक से बनते हैं या हरित लवक से बनते हैं, जैसे पहले टमाटर हरा होता है फिर लाल हो जाता है। ठीक, या इसी तरह कई सारे फल पकते हैं, आम पहले हरा होता है फिर पीला हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीनिश प्लास्टिड व्हिच पोजेसेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। हरित लवक हरे रंग के लवक होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषक वर्णक होते हैं। सही है। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। एल्यूरोप्लास्ट
प्राइमरीली स्टोर फैट्स एंड ऑयल्स। देखो एल्यूरोप्लास्ट बेटा ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं, ठीक, ये फैट और ऑयल को स्टोर नहीं करते हैं। तो डी आपका गलत हो गया। अब बताना क्या है, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो क्या होगा, ए बी और सी तीनों सही हो जाएंगे, यानी आपका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम एंड देयर अपीयरेंस ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज। देखो एनाफेज में क्या होता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो बेटा ये क्रोमोसोम क्या है, दोनों आर्म जब बराबर होती हैं, ठीक, ये जब इसको इधर भी देखो यहां पर इसमें इधर और इधर दोनों तरफ क्या होता है, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये आपके स्पिंडल फाइबर लगे होते हैं, ठीक, स्पिंडल फाइबर से जब खींचते हैं तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, दोनों आर्म बराबर है, ये सेंट्रोमियर, दोनों आर्म बराबर और ये सेंट्रोमियर, ये क्या हो जाएगा, वी शेप में दिखता है, इन्वर्टेड वी कह सकते हैं हम, ठीक, ऐसा दिखता है। सब मेटासेंट्रिक यानी अब देखो थोड़ा सा सेंट्रोमियर क्या हो गई, सब टर्मिनल हो गई, तो क्या हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म थोड़ा छोटी और दूसरी क्या हो गई, हल्का सा बड़ी। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब हम खींचेंगे तो ये ऐसा बनेगा कुछ कुछ, एक थोड़ा सा छोटी है दूसरी बड़ी है, तो ये कैसा हो जाएगा, एल शेप में, ठीक, इसको थोड़ा सा घुमा के देखें तो एल शेप में हो जाएगा। इसके बाद में एक आर्म थोड़ा सा बड़ी है, इसके बाद में तीसरा इन्होंने कहा कि एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर यहाँ है, एक छोटा सा पार्ट है और एक बड़ा, तो एक्रोसेंट्रिक में इसको जब हम खींचेंगे तो ये ऐसा कुछ कुछ बनेगा, ये क्या हो जाएगा, जे शेप में हो जाएगा, कैसा, जे शेप में। और टीलोसेंट्रिक में मतलब यहाँ सेंट्रोमियर लास्ट में है और ये ऐसा है, सेंट्रोमियर लास्ट में है और ऐसा पूरा क्रोमोसोम, ठीक, मान ले बहुत छोटा सा, तो ये जब इसको जब खींचेंगे यहाँ से पकड़ के ये आई शेप में दिखाई देगा, ठीक, यहाँ सेंट्रोमियर इसको जब पकड़ के खींचेंगे तो ये क्या है, आई शेप में दिखाई देगा। तो आपका क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर विद क्रोमोसोम एंड देयर अपीयरेंस ड्यूरिंग एनाफेज स्टेज। तो मेटासेंट्रिक का वी शेप सही है, सब मेटासेंट्रिक का एल शेप सही है, एक्रोसेंट्रिक का बेटा जे शेप होगा और इन्होंने दिया है टी शेप, तो क्या हो जाएगा, अग्र केंद्री का टी आकार गलत होता है। गुणसूत्रों और पश्चावस्था चरण के दौरान उनकी उपस्थिति के संबंध में बेमेल जोड़ी का चयन करें, अग्र केंद्री टी आकार, ये क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट, इंट्रामियोटिक इंटरफेज इज ए मेटाबॉलिक स्टेज बिटवीन टीलोफेज फर्स्ट एंड प्रोफेज सेकंड। अर्धसूत्री अंतरावस्था पश्चावस्था फर्स्ट और पूर्वावस्था सेकंड के बीच एक उपापचयी अवस्था है, सही है, मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, मतलब जो इंटरकाइनेसिस है उसी को इंटरमियोटिक इंटरफेज कहते हैं। मियोटिक फर्स्ट के बाद, मियोटिक फर्स्ट होने के बाद थोड़ी देर के लिए सेल रेस्टिंग अवस्था में जाती है, उसी को क्या कहते हैं, अंतरावस्था, ठीक है, उसी को अंतरावस्था कहते हैं, उसमें मेटाबॉलिज्म तो सेल में होती रहती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता बेटा, सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन केवल और केवल एक बार होता है, जो होता है एस फेज ऑफ सेल साइकिल में, ठीक है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एक्सेप्ट नंबर 1, इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सही बात है, अगर माइटोसिस ना हो तो हम लोग एक सेल के बने रह जाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, एक सेल के जाइगोट होते हैं। माइटोसिस के बाद ही क्या होता है, हमारा ग्रोथ होती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है, ठीक, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते बढ़ते फिर डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग क्या है,
इस तरह के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। इट मेंटेन द साइज ऑफ सेल, ठीक। माइटोसिस क्या होता है, साइज। इट प्रोड्यूसेस न्यू सेल फॉर हीलिंग ऑफ वुंड्स, वुंड की हीलिंग के लिए साइज, इट मेंटेन साइज ऑफ सेल नहीं ऑर्गेनिज्म होगा, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। हाँ, इट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स फॉर हीलिंग ऑफ वुंड्स, जो घाव हो जाते हैं, हम लोगों को चोट लगती है, ठीक है, रिपेयर एंड रीजेनरेशन के लिए माइटोसिस का होना बहुत जरूरी है। तो ये तीसरी बात भी सही है। चौथा है, इट ब्रिंग्स आउट वेरिएशन, वेरिएशन नहीं लाता। वेरिएशन कहां से आता है, जब एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल होता है मियोसिस में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, डिप्लोटीन स्टेज इज ऑब्जर्व्ड इन oocytes ऑफ ऑल वर्टिब्रेट, नहीं, oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट सही है। स्पर्मेटोसाइट ऑफ ऑल इनवर्टिब्रेट गलत, गैमीट्स इन ऑल वर्टिब्रेट गलत, ठीक। गैमीट्स में तो कंप्लीट मियोसिस हो जाती है। मतलब क्या होता है, बहुत सारे वर्टिब्रेट में, ठीक, इंक्लूडिंग ह्यूमन फीमेल, जो oocyte होता है डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक। तो इसी को कहते हैं डिप्लोटीन स्टेज इज ऑब्जर्व्ड इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट, मतलब वो डिप्लोटीन स्टेज में ही बने रहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, ठीक। मतलब जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, प्रोफेज में बेटा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन नहीं होता है। जैसा कि अभी मैंने बोला था कि प्रोफेज में ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल डिसअपीयर हो जाते हैं, कंप्लीटली नहीं होते हैं, थोड़े बहुत उनके टुकड़े रह जाते हैं। तो इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी थोड़े बहुत टुकड़े रह जाते हैं प्रोफेज में, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सारे टुकड़े डिसअपीयर हुए, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज, ठीक। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक, मध्यावस्था। नेक्स्ट, विच फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू द सेक्रेटरी वेसिकल, ठीक। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बेटा एक क्या होता है, सिस फेज, और दूसरा क्या होता है, ट्रांस फेज। ठीक, इधर वाला ये कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, इसको क्या कहते हैं, सिस फेस, और इधर वाले को क्या कहते हैं, ट्रांस फेस, ठीक। इन्होंने कहा है विच फेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू द सेक्रेटरी वेसिकल, सेक्रेटरी वेसिकल जो सिक्रीट करें, ठीक। तो यहां पर आ करके प्रोटीन की वेसिकल जो आती थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यहां से बाहर निकलती है, ठीक, और इसी को सेक्रेटरी वेसिकल कहते हैं। कहां से निकल रही है, ट्रांसफेस। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक। सी बेटा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, डी क्या है, इंटरडबलेट है, ठीक। ई क्या है, इंटरडबलेट ब्रिजेस है, ये क्या है, ए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एफ क्या है, आपका रेडियल स्पोक है, और ई जो है, मतलब ये दो जो डबलेट है, इन डबलेट के बीच में ये जोड़ने वाला जो है ये ई है, तो इसको क्या कहेंगे, इंटर डबलेट लिंकर कहेंगे। एफ क्या है, आपका रेडियल स्पोक है, बी क्या है, सेंट्रल सीथ है, ठीक है। तो इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली डिपिक्ट्स अबाउट द फिगर गिवन अबव। लेबल ए इज कंपोज्ड ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक। लेबल ए ये वाला, ये माइक्रोफिलामेंट नहीं है, ठीक, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, तो ये गलत हो गया। द कोर इन दिस स्ट्रक्चर इज प्रोटीनेशियस एंड कॉल्ड द हब, कोर प्रोटीनेशियस, हब नहीं कहते हैं, वो सेंट्रियोल में होता है, तो ये भी गलत, ठीक। लेवल सी रिप्रेजेंट सेंट्रल सीथ, लेवल सी सेंट्रल सीथ नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या, लेवल एफ एंड ई रिप्रेजेंट्स रेडियल स्पोक्स एंड इंटर डबलेट लिंकर्स। देखो बेटा, ये दो डबलेट को जोड़ने वाला ई है,
तब इसको कहते हैं इंटर डबलेट लिंकर। और एफ क्या है, ये जो 9 ये वाले, ये 9, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक्स कहते हैं। ठीक, ये रेडियल स्पोक्स है। लेबल एफ और ई अर्यतान और अंतर द्वितीयक योजक है। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, नेक्स्ट, इफ एग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज 10 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। देखो एग है बेटा, तो ये हैप्लॉइड होगा, और हैप्लॉइड सेल में कंटेंट ऑफ डीएनए सी के बराबर होता है, n इज इक्वल टू सी इन केस ऑफ हैप्लॉइड सेल। 10 picogram of DNA in its nucleus. How much DNA would a diploid cell of same organism have in G2 phase of meiosis? देखो बेटा, सभी हम लोगों ने जैसे बात की कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इनिशियली मान लो कोई सेल जीवन में है तो उसकी कंडीशन ये होती है, डिप्लॉइड सेल है, उसमें कंटेंट ऑफ डीएनए जो होता है 2n होता है। ठीक, डिप्लॉइड सेल को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सॉरी जो कंटेंट ऑफ डीएनए होता है वो होता है 2c। क्या होता है, 2c, कंटेंट ऑफ डीएनए 2c। अब इन्होंने पूछा क्या है कि उसी ऑर्गेनिज्म में जिसका एग है और उस एग में 10 पिकोग्राम डीएनए है, उसी ऑर्गेनिज्म में G2 फेज में कितना डीएनए कंटेंट होगा। तो देखो जीवन में 2n इक्वल टू 2c। अब देखो एस फेज में बेटा क्या हुआ, डीएनए कंटेंट क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c, क्योंकि डीएनए कंटेंट क्या हो गया, डबल हो गया है। भाई पहले जितना डीएनए कंटेंट था उसका 2 गुना हो गया है। ठीक, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है। अब G2 में क्या होगा बेटा, क्रोमोसोम नंबर तो वही रहेगा, G2 में प्रोटीन बदलेगी, प्रोटीन बनेगी, लेकिन डीएनए कंटेंट वही 4c रहेगा। ठीक, G2 में तो यहां पर n इज इक्वल टू c है, और c के मान कितना है, 10 पिकोग्राम। इसको हम पिकोग्राम में नापते हैं, तौलते हैं। अब क्या होगा, G2 फेज ऑफ मियोसिस, G2 में क्या हो जाएगा, G2 फेज में 4c है, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 पिकोग्राम। ठीक, आपका आंसर सी हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट, ए टेट्राएड इज, देखो बेटा जैसे ये आपका लेप्टोटीन में क्रोमोसोम मोटे हो गए और जाइगोटीन में इनमें क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। ठीक, ये दो क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब इनमें क्या होगा, जब लेप्टोटीन जाइगोटीन के बाद जाइगोटीन में ही इनमें क्या हो जाएगा, क्योंकि डीएनए कंटेंट 2 गुना था, मान लो डीएनए कंटेंट 2 गुना था, अब इसमें क्या बन जाएगा, ये बेटा सिस्टर क्रोमैटिड बना लेंगी। क्या बनाएंगी, सिस्टर क्रोमैटिड। क्रोमोसोम 2 ही हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हो गई है। ठीक, अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये बेटा मान लो जीवन की बात है, जीवन में इसमें ये इनका पुराना डीएनए है। ठीक, ये क्रोमोसोम मान लो जीवन में है। ठीक, अब आफ्टर एस फेज क्या होगा, आफ्टर एस फेज, आफ्टर एस फेज में क्या हो जाता है, मान लो ये पुराना डीएनए है दोनों क्रोमोसोम में, इसके बाद इसमें नया डीएनए आ गया। नया डीएनए आपका मान लो ग्रीन कलर से दिखा दे रहे हैं, ये नया डीएनए आ गया, तो डीएनए कंटेंट डबल हो गया। अब हर एक डीएनए कंटेंट से एक एक क्या हो जाएगा, क्रोमैटिड बन जाएगी। ये मान लो नए डीएनए वाली क्रोमैटिड है, और ये आपके पुराने डीएनए वाली है। ठीक, तो क्रोमैटिड इसीलिए बन जाती है क्योंकि डीएनए कंटेंट अलग अलग। अब देखो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, पेयरिंग के बाद इसमें 4 क्रोमैटिड बन गई हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, टेट्राएड, टेट्राएड। ठीक, अब पूछा क्या है, ए टेट्राएड
इज ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये बात सही है। इज क्लियरली विजिबल इन जाइगोटीन स्टेज, नहीं बेटा। लेप्टोटीन में क्या होता है? लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है थ्रू आउट लेप्टोटीन, पूरे लेप्टोटीन में। फिर जाइगोटीन में क्या होता है? क्रोमोसोम में पेयरिंग हो जाती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, और यहां पर इनमें रस्सियां बंध जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, यहां पर भी ये रस्सियां बंधी रहेंगी। अब लेप्टोटीन जाइगोटीन के बाद क्लियरली विजिबल कब होते हैं? पैकिटीन में। तो ये भी बात ये गलत हो गई। क्लियरली विजिबल कब होते हैं? पैकिटीन में। कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, ठीक, कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड। देखो बेटा, टेट्राएड है तो 4 क्रोमैटिड होंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 क्रोमैटिड होंगी, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसिस्ट ऑफ 4 सेंट्रोमियर। देखो बेटा, एक सेंट्रोमियर ये है, दूसरी सेंट्रोमियर ये है, 2 सेंट्रोमियर है, तो इसीलिए 4 सेंट्रोमियर वाली बात भी गलत हो गई। तो आपका सबसे सही आंसर क्या है? ए। आपका सबसे सही आंसर क्या होगा? ए। टेट्राएड इज ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट, आफ्टर मियोसिस सेकंड द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव, मतलब मियोसिस सेकंड हो चुकी है। मियोसिस सेकंड के बाद बेटा क्या होता है? एक सेल से 4 सेल्स बनती हैं, और ये जो चारों सेल्स बनती हैं ये हैप्लॉइड होती हैं, ठीक। और हैप्लॉइड होने के साथ साथ इनमें डीएनए कंटेंट भी क्या होता है? इनके न्यूक्लियस में n इज इक्वल टू, इन चारों में n इज इक्वल टू c होता है। हैप्लॉइड सेल होती हैं, डिप्लॉइड को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। c इज द कंटेंट ऑफ डीएनए। तो इनमें क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ कंटेंट ऑफ डीएनए भी होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम तो कंटेंट भी आधा हो गया, n इज इक्वल टू c। आफ्टर मियोसिस सेकंड द रिजल्टेंट डॉटर सेल की कंडीशन ये होगी 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू G2 फेज। अब देखो बेटा, जब G2 फेज होता है तो G2 फेज में अभी हमने बात की थी 2n इज इक्वल टू 4c होता है, किसमें? G2 में, ठीक। तो आफ्टर मियोसिस सेकंड रिजल्टेंट डॉटर सेल हैव 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू G2 फेज। G2 फेज के 4 गुना डीएनए होगा, ये बात गलत हो गई, ठीक। कैसे 4 गुना होगा? जब 2n इज इक्वल टू 4c है, ठीक। 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू G2 फेज। G2 फेज के 4 गुना होगा, नहीं, गलत। हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन पेरेंट सेल इन G1। अब देखो बेटा, G1 में क्या होता है? 2n इज इक्वल टू 2c, किसमें होता है? G1 में, ठीक। G1 में क्या होता है? 2n इज इक्वल टू 2c। अब इन्होंने कहा जितना G1 में होता है 2c होता है G1 में, और यहां पे एक्चुअली है क्या? c। तो वही तो इन्होंने कहा है, जितना G1 में डीएनए होता है उसका आधा होगा, हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन पेरेंट सेल इन G1 फेज। G1 फेज में 2c है, यहाँ पे c है, तो 2c का क्या है? आधा c। तो क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा आंसर। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन द सेल इन S फेज। S फेज में भी बेटा क्या है? वो ट्रांजिशन फेज होती है, 2c से 4c हो रहा होता है, ठीक। लास्ट में 4c हो जाता है, इनिशियली 2c होता है, तो ये भी बात गलत है। S फेज में भी क्या हो? 2c होता है, तो 2c और 2c तो होगा नहीं, सेम अमाउंट तो नहीं होगा, गलत। सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन मियोसिस फर्स्ट प्रोडक्ट। मियोसिस फर्स्ट प्रोडक्ट में बेटा वहां पे प्लॉइडी तो आधी हो जाती है। जब मियोसिस फर्स्ट हो जाती है n इज इक्वल टू 2c होता है आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के बाद n इज इक्वल टू 2c हो जाता है। इसी 2c को c करने के लिए मियोसिस सेकंड होती है, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, ये बेटा सभी को पता है, सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने 1972 में दिया था। 1872 गलत। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस खोजा था 1831 में।
फ्लेमिंग ने डीएनए खोजा था, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन्होंने नहीं दिया था। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय स्वान। देखो बेटा, एक्चुअली जो एमजे स्लाइडेन थे, बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, इन्होंने बहुत सारे प्लांट पे काम किया। प्लांट की सेक्शन कटिंग कर करके इन्होंने क्या बहुत सारे टाइप के सेल देखे, और उन सब में एक चीज पाया कि इन जितने भी प्लांट सेल हैं सबकी संरचना लगभग एक जैसी होती है। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, आउटर बाउंड्री होती है, लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए किसमें, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं, क्योंकि एनिमल सेल से उन्होंने काम नहीं किया था। स्वान ने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पे काम किया था, ठीक, थियोडोर स्वान ने। तो एनिमल में काम करने के कारण उनको पता था कि आउटर बाउंड्री एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उनके क्यूरियोसिटी ज्यादा थी, इसी कारण उन्होंने प्लांट में भी कंपेयर किया। जब दो लोगों में कंपेयर करते हैं तभी तो इफ बट निकलते हैं। तो इन्होंने कंपेयर किया, तो इन्होंने देखा, किसने, स्वान ने, कि प्लांट सेल में एक एडिशनल आउटर बाउंड्री होती है। और तो क्रेडिट जो जाता है कि सबसे पहले कोशिका भित्ति की उपस्थिति का पता किसने बताया था, तो वो थे थियोडोर स्वान। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, फाउंड इन ऑल लिविंग सेल, ऑल सेल्स, सभी कोशिकाओं में पाया जाने वाला गैर झिल्लीबद्ध अंगक है। कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम बेटा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और ये सभी कोशिकाओं, मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सभी में पाया जाता है। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक, बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, माइकोप्लाज्मा होता है। सही है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। देखो बेटा, यहाँ जैसे तीन बातें हम लोग देखी हैं, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है। इसके अलावा एक फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, एक्टिनोमाइसीट, जिनसे एंटीबायोटिक निकाली जाती हैं, रिकेट्सिया होता है, ठीक, स्पाइरोकीट्स होते हैं। इन तरह तरह के कई सारे वैरायटी के जो मोनेरन्स है, प्रोकैरियोट हैं, इनमें एक फंडामेंटल सिमिलरिटी है। सभी में क्या होगा, सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसके बाद में साइटोप्लाज्म होगा, और क्या होगा, अंदर एक ओपन नेकेड डीएनए पाया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये इतनी चीजें सभी में होंगी, लेकिन हाँ कुछ एडिशनल डिफरेंसेस हो गए। अगर डिफरेंसेस ना होते तो इतने ग्रुप क्यों बने होते, ठीक। तो वही इन्होंने कहा सेकंड लाइन में, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, मतलब सभी में सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, नेकेड डीएनए होगा। इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, बहुत सारे शेप, बैक्टीरिया में ही 4 तरह के शेप होते हैं, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिलम, कॉमा शेप, ठीक। तो डिफरेंट शेप होते हैं और फंक्शन भी अलग अलग होता है, लेकिन फंडामेंटल सिमिलरिटी सभी में जैसी। दोनों बातें सही हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। In addition to the genomic DNA, many bacteria have small circular DNA outside genomic DNA. ये बेटा बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये इसका सर्क्यूलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं, ठीक है। इसके अलग यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे डीएनए पाए जाते हैं। इन्हीं छोटे डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये भी स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं। और प्लाज्मिड बेटा क्या करते हैं, ये कोल प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, ठीक, और एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के लिए होते हैं, और कॉल्चिसिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बैक्टीरिया को इमेंस पोटेंशियल देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड,
ठीक। मीजोजोम मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। राइबोसोम 70s टाइप के पाए जाते हैं, प्लाज्मिड नहीं है। नेक्स्ट, among the following which is the characteristic of prokaryote? प्रोकैरियोट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम। देखो बेटा, जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मा, ये बाहर मान लो सेल वॉल है, इसके अंदर ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होते हैं कौन? मीजोजोम। मीजोजोम क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये मीजोजोम। मीजोजोम is analogous to the mitochondria of eukaryotic cell। ठीक, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में, रेस्पिरेशन में और रेप्लिकेशन में, ठीक, कई जगह हेल्प करते हैं। बीच में इसका डीएनए होगा। तो इन्होंने कहा डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम। ठीक, मीजोजोम कैरेक्टरिस्टिक है बैक्टीरिया का। आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द राइट अरेंजमेंट ऑफ सेल एनवेलप इन बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरियल सेल में राइट एनवेलप क्या है? राइट अरेंजमेंट क्या है एनवेलप का? जीवाणुओं में कोशिका आवरण की सही व्यवस्था क्या है? देखो बेटा, सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स होगा, उसके बाद सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई, सेल वॉल के बाद आपका क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक, तो सबसे पहले बाहर से अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर, फिर क्या है? ये सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद सबसे अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या दिया है? व्हाट इज द राइट अरेंजमेंट ऑफ सेल एनवेलप? पहला ऑप्शन है आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल और फिर इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपका आंसर ए ही सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो, सबसे पहले सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में बेटा क्या होता है? Have an organization like cartwheel। बैलगाड़ी के पहिए जी जैसी संरचना होती है किसमें? सेंट्रियोल में। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया हैव ऑक्सीसोम। ठीक, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, और माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व्स इन द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होती है वो माइक्रोफिलामेंट के कारण होती है। ठीक, तो आपका ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 2 में है। बी का माइटोकॉन्ड्रिया पजेस ऑक्सीसोम, बी का 3rd हो जाएगा, दोनों में बी का 3rd है। फिर लाइसोसोम आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, तो लाइसोसोम सी का 1st हो जाएगा, सी का 1st यहाँ पे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी डी का 2nd। आपका आंसर हो जाएगा ए। 4, ए का 4, बी का 3rd, सी का 1st और डी का 2। आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल which help to attach the bacteria in rocks in stream and also to host tissue are called। देखो बेटा, बैक्टीरिया में जो सरफेस अपेंडेज होते हैं उसमें फ्लैजेला है, फिम्ब्री है और पिलाई है। ठीक, तो पिलाई क्या होते हैं? वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करते हैं। सेक्स पिलाई कहते हैं उनको। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं जब दो बैक्टीरिया कॉन्जुगेट करते हैं। ठीक, कॉन्जुगेशन में। तो पिलाई क्या हो गया? कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, फ्लैजेला मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये फिम्ब्री क्या होते हैं? जब ये चट्टानों में चिपकने में या किसी होस्ट की सेल में चिपकने में ये आपके फिम्ब्री हेल्प करते हैं, जिनको हम हिंदी में झालर कहते हैं। ठीक, ये लग शूक जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं, जो उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों
वह पोषक ऊतकों मतलब किसी भी होस्ट के अंदर चिपकने में सहायता प्रदान करती हैं। इनको हम लोग कहते हैं फिम्ब्री। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, reserve food material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. These are, इनको क्या कहते हैं? फॉस्फेट ग्रेन्यूल सही है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल सही है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल सही है। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो सभी रूप में, मतलब फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल सभी रूप में होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ये बेटा ध्यान रखने वाली बात है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है हमसे। पहला है मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सही बात है। फॉस्फोलिपिड होती है और प्रोटीन होती है। पहला ए सही है। द मेजर लिपिड इज फॉस्फोलिपिड, सही है। दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, इस तरह से बाइलेयर में अरेंज होती है। एक लेयर ये होती है, दूसरी लेयर ये है, बाइलेयर में अरेंज होती है। तो ये वाली बात सही है। ठीक है, दूसरी बाइलेयर, तो बी वाला भी सही है। लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द इनर साइड। पोलर हेड अंदर की तरफ होते हैं एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द आउटर पार्ट। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं जिसमें ध्रुवीय सिरे आंतरिक पक्षों की ओर और जल भीरू पूंछ बाहरी भाग की ओर होते हैं। नहीं बेटा, ये ऐसा होता है। ठीक, जल भीरू अंदर की तरफ होते हैं, ध्रुवीय सिरे बाहर की तरफ होते हैं। तो ये वाला आपका क्या है? सी गलत हो गया। डी है सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पोजेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, सही है। कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, कौन सी? ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, और प्रोटीन तो होती है। ठीक, आरबीसी मेम्ब्रेन हैज अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड, ये भी सही है। 52% लगभग प्रोटीन होती है आरबीसी की मेम्ब्रेन में और 40% लिपिड होती है। तो आपके 4 सही हो गए। क्या पूछा है? हाउ मेनी इनकरेक्ट? कितने इनकरेक्ट है? ए हो जाएगा, एक गलत है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ। जो एल्गी होते हैं उनका सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज भी होता है, गैलेक्टन्स और माइनस भी होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे मिनरल भी होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यहाँ पे क्या करेक्ट पूछा है? रिगार्डिंग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संबंध में कितने कथन सही है? ER divides the intracellular space into 2 distinct compartments, luminal and extraluminal, ठीक है, सही है पहला। The ER bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum, सही है। RER कहते हैं, RER actively involved in protein synthesis and secretion, सही है। RER क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है, secretion में हेल्प करती है। SER is the major site for synthesis of lipid, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जहां राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वो लिपिड की सिंथेसिस में भाग लेती है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन RER। देखो, लिपिड लाइक कह रहे हैं, स्टीरॉयडल, ठीक, हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा नहीं होता है। अभी आगे हमने पहले बोला कि लिपिड जो है कहां बनती है? SER में, तो RER में कैसे बनेगा? तो ई आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या पूछा है? कितने करेक्ट है? तो 1 2 3 4, 4 ऑप्शन करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन विच सेल ऑर्गेनेल। ठीक, मतलब ये कुछ गुण दिए हुए हैं, गुणधर्म, ये किस ऑर्गेनेल को रिप्रेजेंट करते हैं? डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, they consist of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter, these are stacked parallel to each other, the varied number of cisternae are present। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है मीजोसोम, मीजोसोम तो नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं होगा। अब बचा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी।
तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, नियर द न्यूक्लियस की बात है, नियर द न्यूक्लियस, लेकिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर के कंटिन्यूएशन में होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडीज। आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, केंद्रक के पास घनी रंजित जालीदार संरचना है, इनका व्यास 0.5 माइक्रोन से 1 माइक्रोन होता है, एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं। जैसे ऐसे ऐसे हम लोग बनाते हैं ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। ठीक, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट, द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर formed by the process of packaging in Golgi apparatus and are very rich in all types of hydrolytic enzymes। अभी बेटा मैंने डायग्राम बनाया था कि जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन करके गोल्जी में जाती है, गोल्जी में प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद वेसिकल बनते हैं, और वो वेसिकल, the membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in Golgi apparatus and are very rich in all type of hydrolytic enzyme। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसमें पाया जाता है, लाइसोसोम में। हाइड्रोलाइज कर सके, जो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ सके, उसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं, लाइसोसोम में। नेक्स्ट है, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आयंस and other materials against concentration gradient into the vacuole। मतलब वैक्यूल में बेटा किसी पर्टिकुलर आयन की या अदर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा भी है, तब भी क्या करते हैं, अगर सेल को जरूरत नहीं है उस आयन की, तो क्या करते हैं, ये जबरदस्ती कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में यानी एनर्जी लगा करके उस आयन को वैक्यूल में डाल दिया जाता है। सही बात है। टोनोप्लास्ट सांद्रता प्रवणता के विपरीत रसधानी में अनेक आयनों व दूसरे पदार्थों के अभिगमन की सुविधा प्रदान करता है। सही है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन में महत्वपूर्ण है। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन। अमीबा में बेटा क्या होता है, मान लो पानी ज्यादा आ गया, कुछ भी अंदर ज्यादा आया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है ये फटाफट बाहर निकालती रहती है अमीबा में। ठीक, जिससे उसकी होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे, यानी ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। तो दोनों कथन सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट, टिपिकली माइटोकॉन्ड्रिया इज सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल हैविंग डायामीटर एंड लेंथ ऑफ। ठीक, तो बेटा इसका डायामीटर होता है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, 1.0 माइक्रोमीटर ये डायामीटर होता है, और लंबाई जो होती है लगभग 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट विद सेकंड। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड प्लास्टिड। ठीक, तो इसमें क्या है, वर्णी लवक। दूसरा क्या है, तेल और वसा का भंडारण करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, हरित लवक, कैरोटीन और जेंथोफिल। मंड लवक, मंड का भंडारण करता है। तेल लवक, पर्णरहित, पर्णहरित वर्णक और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। ठीक, अब देखो मिलाओ बेटा। सबसे पहले क्या है जो वर्णी लवक है यानी क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट बेटा क्या होता है, कलर उनका क्या होता है, कैरोटीन और जेंथोफिल के कारण होता है। ठीक, दूसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक और कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं। एमाइलोप्लास्ट क्या होता है, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है। और इलायोप्लास्ट क्या करते हैं, तेल और वसा का भंडारण करते हैं। यानी कि ए का सेकंड, ठीक है, बी का 4, सी का 3rd और डी का 1st, यानी आपका पहला आंसर ही सही होगा, ए। आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये अगेन ध्यान देने वाली बात है, कितने इनकरेक्ट है। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड थाइलेकोइड्स आर प्रेजेंट इन द स्टोमा। सही है। स्टोमा में जो थाइलेकोइड होते हैं बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ग्रेना कहते हैं। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्टोमा लैमेली कनेक्टिंग द थाइलेकोइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। मतलब ये आपका क्लोरोप्लास्ट है।
इसमें ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पे इंडिविजुअल को बेटा हम लोग थाइलेक्वाइड कहते हैं और थाइलेक्वाइड कहेंगे सिंगुलर, और इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना हो जाएगा, ग्रेनम। ये जो इन दोनों को जोड़ता है इसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं या फ्रेट्स कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट्स। तो क्या हो गया? फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग थाइलेक्वाइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। एक ये ग्रेना है, दूसरा ये ग्रेना, इसको जोड़ने वाले को स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। ये सही है बी वाला। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है और प्रोटीन की सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट तो बेटा हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस में बनता है, लेकिन प्रोटीन क्यों बनती है? प्रोटीन इसलिए बनती है क्योंकि उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, आरएनए, डीएनए से आरएनए बनेगा और उसके पास 70 टाइप के राइबोसोम होंगे, तो क्या होगा? प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है। और उन दोनों कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को बनाने के लिए एंजाइम सब कहाँ होते हैं? स्ट्रोमा में। नेक्स्ट है क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। नहीं बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट स्ट्रोमा में नहीं होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड में। किसमें? मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड। जो थाइलेक्वाइड ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं। पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड। ठीक, तो ये वाला आंसर आपका डी गलत हो गया। अब पूछा गया कितने इनकरेक्ट हैं, तो एक ही तो गलत है। ए सही, बी सही, सी सही, गलत कौन सा है? ए। ठीक, 1 एक गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप अंडर एज डेंस पार्टिकल्स बाई। किसके द्वारा खोजा गया और किस माइक्रोस्कोप से? बेटा सन 1950 में नॉल एंड रस्का नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इन्वेंट किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद राइबोसोम इतना छोटा होता है तब इसको देखा गया। तो आपका क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसको देखा किसने था? जॉर्ज पैलेटे ने। लाइट माइक्रोस्कोप कैमिलो गाल्जी गलत, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप गलत, कंपाउंड माइक्रोस्कोप गलत। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अनियन रूट टिप सेल कंटेन्स 16 क्रोमोसोम। अनियन रूट टिप सेल मतलब 2n = 16। ठीक, डिप्लॉयड सेल में 16 क्रोमोसोम। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल द सेल हैव एट G1 फेज? G1 में भी बेटा क्या होता है? 2n = 2c। फिर इन्होंने G1 पूछा है, फिर G2 फेज पूछा है। G2 में भी क्या होता है? 2n = 4c। डीएनए कंटेंट 2 गुना हो जाएगा G2 में। एंड आफ्टर M फेज, जब बेटा सेल डिवाइड हो जाती है डिवीजन के बाद, यानी आफ्टर M फेज, आफ्टर M फेज का मतलब एक डॉटर, जैसे ये पेरेंट सेल थी, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन चुकी हैं। ठीक, 2 डॉटर सेल में भी क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलते हैं, समसूत्रीय विभाजन कहते हैं। देखो ये 2n है, यहाँ पर भी 2n, यहाँ पर भी 2n। बात समझ में आई? तो यहाँ पर भी 16 क्रोमोसोम, यहाँ पर भी 16, यहाँ पर भी 16। अब देखो यहाँ पर भी 2n, यहाँ पर भी 2n, G1 में 2n, G2 में 2n, आफ्टर M फेज भी क्या है? 2n। तो क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? 16 16 16। ठीक, ये तीनों गलत हो जाएंगे। आपका आंसर होगा ए। जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट, meiosis involves the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism। मतलब गैमेटोफिटिक फेज लाता है। ठीक, हैप्लॉइड फेज आती है। कैसे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स बनने के दौरान हैप्लॉइड फेज आती है, और फिर जब वो गैमीट्स फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, तो फिर डिप्लॉइड फेज आ जाती है। Meiosis involves the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. This is the correct statement. ठीक,
अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र में अगुणित चरण का उत्पादन सुनिश्चित करता है, जबकि निषेचन द्विगुणित चरण को पुनर्स्थापित करता है। सही कथन है। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, पेयरिंग होती है। रिकॉम्बिनेशन होता है पैकिटीन स्टेज में बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये भी सही है। ठीक, मियोसिस में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। ठीक, दोनों बातें सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट, in plant cell wall formation starts at the center of the cell and grows outward to meet the existing lateral wall। तो देखो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल बननी होती है, तो सेल वॉल बनने से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रैग्मोप्लास्ट से बनती है, ठीक है, और फ्रैग्मोप्लास्ट बनता है फ्रैगमेंटेड पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, ठीक है। फ्रैग्मोप्लास्ट से फिर बीच से डिपोजिशन शुरू होता है सेलुलोजिक, और सेंटर से बाहर की तरफ डिपोजिशन होता चालू हो जाता है, और लास्ट में आकर के क्या है, सेल वॉल दोनों मिल जाती हैं। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिटवीन begins with the formation of a simple precursor called the cell plate that represent the middle lamella between the walls of two adjacent cells। ठीक है, the formation of new cell wall begins with the formation of simple precursor called the cell plate that represents middle lamella। ये जो प्रिकर्सर बन रहा है सेल प्लेट का, ये मिडिल लैमेला मतलब दो सेल को जोड़ने वाली सीमेंटिंग मटेरियल है, वो मिडिल लैमेला से जुड़ते हैं दो सेल बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। तो ये भी कथन बेटा सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, इट अकर्स एट, कब होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, लेप्टोटीन में नहीं होता है, जाइगो पैकिटीन में होता है, डिप्लोटीन में नहीं होता है, जाइगोटीन में नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्रॉसिंग ओवर बेटा कब होता है, पैकिटीन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होती है पैकिटीन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, और होमोलॉगस क्रोमोसोम में होती है। दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड होते हैं, एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड को सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, दो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर 30th मार्च पेपर, होप यू विल बी अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा।